अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 231 कमरे से आती हुई आवाज। पंडित जी के साथ साथ बाकी लोग भी सुजॉय का चेहरा देख रहे थे। सुजॉय ने कुछ सोचते हुए एकदम अचानक से सामने खड़ी लैला से कहा, क्या तुम इस पूजा में बैठ सकती हो लैला? ये सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग चौंक से गए। हंसकर लतिका जी, उन्होंने झट से कहा, ये पूजा पाहुजा परिवार के लिए हो रही है सुजॉय। लैला इस पूजा में बैठ के क्या करेगी? अभी सुजॉय कुछ जवाब देता कि तभी कबीर ने कहा, यूं तो ये मामला आपका फैमिली मैटर है मिसेस पाहुजा, लेकिन सभी जानते हैं कि मिस लैला पाहुजा परिवार के लिए कितनी लकी है। ऐसे में अगर वो इस पूजा में बैठती भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात होगी। और वैसे भी शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से पूजा शुरू हो जानी चाहिए, वरना फिर इतनी देर इंतजाम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कबीर की बात सुनकर लतिका जी ने उसे सख्त नजरों से देखा, लेकिन वहां खड़े बाकी समझदार लोग भी कबीर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये सब देखकर लतिका जी को मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। लेकिन न जाने क्यों लैला को इस तरह सुजॉय के साथ पूजा में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हालात को देखते हुए उसे अच्छी तरह से पता था कि अब कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं बचा है। इसीलिए वो किसी को भी कुछ भी कहे बगैर ही पूजा में आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में सारे प्रोसीजर पूरे करते हुए लैला और सुजॉय के हाथों से पूजा संपन्न हो गई। अभी वो लोग पंडित जी के हाथों से प्रसाद ले ही रहे थे कि तभी वहां जैनी पहुंची। उसने सुजॉय और लैला को इस तरह पूजा में एक साथ बैठे हुए देखा तो जैसे उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने उनके पास आते ही सुजॉय से कहा, मुझे हॉस्पिटल में देर हुई तो तुम इसके साथ पूजा में बैठ गए। What is this, सुजॉय? लतिका जी ने जब ये देखा कि वो इतने लोगों के सामने ऐसे तमाशा खड़ा कर रही है तो उसके पास आकर धीरे से बोली, तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हो। अभी अगर तुमने सुजॉय से कुछ भी कहा तो वो एक्सप्लेनेशन बाद में देगा। पहले वो तुमसे लेट आने की वजह पूछेगा और फिर फिजूल में बात बढ़ेगी। इसीलिए इतने लोगों के सामने तमाशा मत खड़ा करो, हम लोग घर चल के बात करेंगे। लतिका जी ने उसे ये बात बेहद प्यार से समझाई। फिर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर जैनी को भी समझदारी इसी में लगी, इसीलिए वो फिलहाल के लिए खामोश रह गई। पूजा के बाद एक शॉट शूट करके सभी कोई लंच में बिजी हो गए थे। लंच के दौरान ही कबीर ने लैला के पास आते हुए कहा, मुझे लगा था कि सुजॉय के एंगेजमेंट के बाद तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता कुछ बदल गया होगा, लेकिन अभी तुम्हारी और उसकी केमिस्ट्री को देखकर ऐसा लगा जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये सुनकर लैला कुछ शांत सी पड़ गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हमारी केमिस्ट्री चाहे जैसी भी हो कबीर सर, सच्चाई बस यही है कि हम दोनों साथ नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको या किसी भी और को मेरे और सुजॉय सर के बारे में ऐसी कोई भी बात करके हमें बार बार इस चीज का एहसास दिलवाना चाहिए। इतना कहकर लैला वहां से हट गई, जबकि उसके बाद सुजॉय की नजर जैसे ही लंच करती हुई लैला पर पड़ी तो वो सबसे मिलता मिलाता उसके पास आ पहुंचा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लैला। एन वक्त पर पूजा में बैठकर तुमने कई सारी चीजों को बिगड़ने से रोक लिया। लैला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है सुजॉय साहब। हाँ, वो बस मुझे थोड़ा जेनी के लिए बुरा लग रहा है। इस तरह हमारा एक साथ पूजा में बैठना शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा ना। लैला ने जैसे ही जेनी का जिक्र किया वैसे ही सुजॉय को भी याद आया, अरे हाँ, जेनी को तो मैं भूल ही गया, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। कहकर वो जेनी को ढूंढने के लिए वहीं आसपास नजरें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसे जेनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लतिका जी ने उसे यहाँ वहां घूमते देखा तो पूछा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? तब उसने जवाब दिया, वो जेनी कहाँ है माँ, कहीं दिख नहीं रही। सुजॉय का सवाल सुनकर लतिका जी ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत जल्दी जेनी का ख्याल आ गया। मैंने कहा था ना, वो हॉस्पिटल में पेशेंट के बीच में कहीं रह गई होगी। अरे कितना दिल था उसका इस पूजा में तेरे साथ बैठने का। मैंने पूजा रखवाई ही थी उसी की वजह से कि इस तरह उसका भी हमारे धर्म कर्म में इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए।
उनकी शिकायत सुनकर सुजॉय ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप खुद ही तो देख रही थी ना माँ कि पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था और जेनी आखिरी वक्त में पूजा शुरू करने के बाद भी कितनी देर से आई थी। ऐसे में उसका इंतजार कैसे किया जा सकता था? वैसे आप ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कि जेनी कहाँ है। तब लतिका जी ने कहा, असल में वो इतनी जल्दी जल्दी आई थी तो काफी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे रेस्ट करने के लिए वैनिटी वैन में भेज दिया है। वो वहीं आराम कर रही होगी। कहते हुए उन्होंने पार्किंग में लगी एक वैनिटी की तरफ इशारा किया। सुजॉय ओके कहता हुआ वहां से वैन की तरफ चला आया। वैन के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने एक लंबी सांस लेकर अपने आप को जेनी के गुस्से के लिए तैयार किया और फिर एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। जेनी आंख बंद किए वहीं लगी एक रेस्टिंग चेयर पर बैठी हुई थी। आहट सुनकर उसने आंखें खोली और सुजॉय पर नजर पड़ते ही फिर मुंह फेर कर आंखें मूंद ली। सुजॉय उसके पास आकर बैठते हुए बोला, मुझे मालूम है तुम्हें उस पूजा में लैला को मेरे साथ बैठा देखकर बुरा लगा होगा, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था जेनी। मुहूर्त का टाइम भी बीत रहा था और फिर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था कि तुम्हें कितनी देर लगने वाली है। उसने अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन जेनी आंखें मूंदे ही यूं ही पड़ी रही जैसे कि उसने सुजॉय की कोई बात सुनी ही ना हो। सुजॉय ने उसे इस तरह देखा तो इस बार कुछ झुंझुलाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि फिलहाल मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए था। जब तुम्हें सारा स्केड्यूल पता था तो तुम्हें अपना रूटीन उसी हिसाब से सेट करना चाहिए था ना। जेनी का दिल चाह रहा था कि वो भी सुजॉय को ढेर सारी बातें सुना दे, लेकिन फिर उसे लतिका जी की बात याद आ गई थी, इसीलिए उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, तो कर लो गुस्सा, तुम्हें किसने रोका है? ये जानने के बाद भी कि मैं हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के बीच में बिजी थी, और अगर यही मेरा कसूर है ना तो यही सही कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर होने की ख्वाहिश करने के अलावा अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी पूरी ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, करो मुझ पर गुस्सा। मेरे पास देर होने की वैलिड रीजंस हैं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ सुजॉय, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहकर वो एकदम से सुजॉय के गले से आ लगी। सुजॉय ने उससे इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए वो कुछ चौंक सा गया। जेनी के इस प्यार भरे रवैये ने उसे फिर कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया, और वो यूं ही दम साधे जेनी को अपने गले से लगाए हुए खड़ा रह गया। जबकि उसके गले से लिपटी जेनी मन ही मन सुजॉय को ऐसे शांत देखकर हैरान हो रही थी। उसके सीने से सिर टिकाए जेनी मुस्कुराते हुए सोचे जा रही थी, वाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लतिका आंटी की सिखाई गई बातें इतनी इफेक्टिव तरीके से काम करेंगी। ये सुजॉय तो मेरे एक ही बार में नरम पड़ गया, और मुझे तो डॉक्टर से मिलने में देर हो गई थी। आज इतने दिन बाद तो मुझे मौका मिला था उनसे सवाल करने का कि आखिर लैला को शक करने का मौका मिला तो मिला कहां से। वो तो अच्छा हुआ कि लैला को मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला, वरना मेरे इतने बड़े प्लान पर तो पूरी तरह से पानी फिर जाना था। जबकि सुजॉय कुछ देर तक यूं ही जेनी को गले से लगाए रखने के बाद एकदम से अलग होते हुए बोला, अच्छा चलो, अब अगर तुम बेटर फील कर रही हो तो बाहर चलते हैं, सारे गेस्ट अभी तक मौजूद हैं। जेनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और फिर साइड में पड़ा हुआ अपना बैग उठाते हुए सुजॉय का हाथ थामे बाहर निकल गई। लंच के बाद लैला लोगों से घिरी हुई उनसे बातचीत कर रही थी। तभी उसने देखा कि सामने से जेनी और सुजॉय हाथ में हाथ डाले हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे। लैला की नजरें बरबस ही जाकर उन दोनों पर टिक गईं। थोड़ी देर पहले का उसे सुजॉय का गुस्से वाला रूप याद आने लगा। उस वक्त तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जेनी अगर उसके सामने पड़ गई तो वो उसे पता नहीं क्या क्या सुना देगा। और अभी दोनों कितने प्यार से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ आए जा रहे थे। लैला ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना ध्यान लोगों की तरफ कर लिया, जबकि उसके मन में एक अजीब तरह की कचोट सी उभर रही थी। मुहूर्त के बाद जब वो घर वापस लौटी तो काफी टायर्ड महसूस कर रही थी। घर पहुंचते ही मारिया ने कहा, काफी थकी हुई सी लग रही हैं आप, आइए आपके बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ। लैला को दिमाग में अब तक जेनी और सुजॉय हाथों में हाथ डाले हुए नजर आ रहे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मारिया,
मुझे अभी इसकी सख्त जरूरत महसूस हो रही है, कहकर उसने पास रखा हेयर ऑयल का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मारिया धीरे धीरे उसके बालों में तेल लगाते हुए बोली, कोई टेंशन है? लैला कुछ देर तक खामोश रही और फिर उसने कहा, शायद परेशान हूं मैं मारिया। ऐसा लगता है कि जैसे खुद को बिजी रखने की इस कोशिश में मैं थक सी गई हूं। कल से पार्थो सर की फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो रही है, फिर अगले हफ्ते सुजॉय साहब की फिल्म भी शुरू हो जाएगी। लैला खोए खोए हुए अंदाज में बोले चली जा रही थी, लेकिन मारिया को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि असल वजह कुछ और है, लेकिन उसने टोकना सही नहीं समझा और फिर काफी देर तक यूं ही उससे बातें करती रह गई। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। लतिका जी मुहूर्त के फौरन बाद ही किसी इवेंट में शामिल होने को पुणे के लिए निकल गई थी। पाहूजा साहब अपने कमरे में अकेले थे। अकेले लेटे हुए उनके मन में कई तरह के ख्याल आते जा रहे थे और उन ख्यालों का फोकस सिर्फ और सिर्फ जेनी और सुजॉय का रिश्ता था। मेरे इतने चाहने के बावजूद भी सुजॉय के सिर से जेनी का साया हटा नहीं पाया मैं। और तो और अब वो इस घर में भी आकर रहने लगी है और मुझे लगता है कि जेनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूं जाने नहीं देगी। इससे मैं क्या ही कर सकता हूँ? सोचते हुए उनका ध्यान बरबस ही कॉर्नर में रखी हुई कृष्ण जी की मूर्ति पर जा टिका। उन्होंने उठकर बैठते हुए वहीं बेड पर से ही अपने हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद कर ली और कहा, मेरी बेबसी की इंतहा है भगवान जी कि मैं अपनी आंखों के आगे अपने बेटे को उसी तरह बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ जिस तरह से अतीत में मैंने खुद को बर्बाद किया था। वो एक फैसला जो मुझे आज तक गिल्ट से निकलने नहीं देता, आज उसी तरह एक फैसला मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बोलते हुए उनकी आवाज रुंध सी गई थी। इस तरह अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने की कोशिश में पाहूजा साहब का कलेजा कुछ भारी सा हो गया। कमरे में रहते हुए उन्हें अचानक से एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। उन्होंने अपना चश्मा उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। थोड़ी देर गार्डन में टहल लेता हूँ, ताजी हवा से शायद तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो। ये सोचते हुए वो गार्डन एरिया की तरफ आकर धीरे धीरे टहलने लगे। तभी उन्हें बिल्डिंग के पीछे कुछ आहट सी महसूस हुई। वहां झाड़ियों में सरसराहट कैसी? उन्होंने जैसे खुद से सवाल किया और फिर गार्ड को आवाज देने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि तभी महसूस किया जैसे कि थप की आवाज के साथ वो सरसराहट बंद सी हो गई। गार्ड को आवाज देने का इरादा छोड़कर वो धीरे धीरे बिना कदमों की आवाज किए उस तरफ बढ़ गए। अभी वो बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी की धीमी धीमी सी आवाज आई। मना किया था ना तुम्हें कि मैं मिल लिया करूंगी तुमसे, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने तुम्हें अभी अगर यहाँ देख लिया ना तो पता है ना मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। पाहूजा साहब ने ध्यान से आवाज सुनते ही अगले ही पल पहचान लिया था कि वो जेनी की आवाज थी। ये जेनी किससे बात कर रही है? अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी किसी मर्द की गुस्से भरी आवाज आई। वो सब तुम्हें यहाँ शिफ्ट करने से पहले सोचना चाहिए था जेनी। You left me alone to come here without once realizing how that would make me feel. मेरी जरा भी केयर है कि नहीं? वो आवाज सुनते ही जैसे पाहूजा साहब के पैरों तले जमीन खिसक सी गई। ये इतनी रात गए जेनी आखिर अपने कमरे में किससे बात कर रही है? उन्होंने हैरानी और गुस्से से कांपते हुए सोचा। आखिर जेनी के कमरे से आ रही वो आवाज किसकी थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें